तो देखो एक तो आर का मान, इसका परावर्तित होने वाले कणों के लिए जो परावर्तन गुणांक है उसका मान आज ये मिला। और पारगमनित कण जो है मतलब स्टेप को पार करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उनके लिए पारगमनित गुणांक का जो मान है या पारगमनित गुणांक जो है वो टी बराबर क्या होगा ये प्राप्त हुआ। अब देखो इस रेशियो वी नॉट ई और इस टी, इस रेशियो वी नॉट ई और इस आर के बीच में आप जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ कैसे प्राप्त होंगे वो देखिए। सबसे पहले तो ग्राफ किस किस के बीच में, परावर्तन गुणांक आर तथा साथ ही साथ में ई अपॉन वी नॉट के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो उस ग्राफ के आधार के ऊपर किस प्रकार से इसके अंदर चेंजिंग होती है वो आपको देखना है। मतलब आर का मान जब एक होगा या फिर आप कह सकते हैं ई अपॉन वी नॉट या वी नॉट अपॉन ई का मान जब 1 होता है तो उस कंडीशन के अंदर ग्राफ के अंदर आप देखोगे उससे पहले जब तक ई अपॉन वी नॉट का मान 1 से कम है, ठीक है ना, या फिर वी नॉट अपॉन ई का मान क्या है जब 1 के बराबर है तो उस कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। उसके बाद आप देखोगे तो ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे क्या होगा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। कभी ना कभी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू क्या होगी बहुत ही अधिकतम हो जाएगी उस कंडीशन के अंदर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। उसी प्रकार से जब आप t का मान ग्राफ खींचोगे किसके किसके बीच में e अपॉन v नॉट और t के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह पे r का मान 1 है उस जगह पे t का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए 1 2 और 3। और जिस जगह पर आप 0 की तरफ बढ़ रहा है उस जगह पे t का मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू 1 0.5 और 0। तो यहाँ पे जहां तक ये e अपॉन v नॉट का मान क्या है 1 है, ठीक है ना, वहां तक तो ये ग्राफ जो t का या पारगमन गुणांक का ग्राफ है वो क्या होगा 0। लेकिन उसके बाद में इसकी वैल्यू जैसे जैसे e अपॉन v नॉट की वैल्यू बढ़ेगी ये ग्राफ भी क्या होगा इंक्रीमेंट होगा और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जहां पे r का मान 0 होगा वहां पे t का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब दोनों को मिक्स करोगे तो ये ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा r एंड t के लिए ये ग्राफ किस तरीके से प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये आर और टी का मिक्सअप ग्राफ है किसके बीच में एनर्जी और पोटेंशियल के रेशियो के लिए, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पोटेंशियल स्टेट था उस पोटेंशियल स्टेट में जब एनर्जी ई ग्रेटर देन वी नॉट होती है तो उस कंडीशन पे जो एनर्जी और पोटेंशियल के रेशियो तथा साथ ही साथ में परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक के जो ग्राफ प्राप्त होंगे वो ग्राफ किस प्रकार से होगा, वो ग्राफ इस प्रकार से होगा। जब r का मान 1 होगा उस समय t 0 होगा और जब t का मान 1 हो रहा होगा उस समय r का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखो ये पूरा हो गया। अब इसके बाद में आप लोगों का एक टॉपिक बचा है वो है आप लोगों के आयताकार विभव सीधी, ठीक है ना, या फिर ये बोल सकते हो आयताकार विभव राशि या फिर पोटेंशियल बैरियर। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर जो है उसके अंदर किसी एक साइड से आने वाला पार्टिकल अगर उसके पोटेंशियल बैरियर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल का परावर्तन गुणांक क्या होगा पारगमन गुणांक क्या होगा उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो नया टॉपिक जो है आज का वो क्या है आपके रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। आयताकार विभव प्राची जिसे आप विभव रोधी का भी कह सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर पोटेंशियल
ठीक है। अब देखो इसका शेप किस तरीके का होगा, उसी शेप से आपको समझना है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एक इस तरीके से ठीक है। इस टाइप का पोटेंशियल वैल्यू है जिसके अंदर पोटेंशियल फील्ड का मान क्या है, P बराबर V नॉट। मतलब यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे ये पोटेंशियल जो है वो क्या है, V नॉट है। ठीक है। इसके ऊपर एक बाई तरफ से क्या होगा, कोई पार्टिकल इंसिडेंट होगा, तो उस कंडीशन में वो पार्टिकल यहाँ से परावर्तित होगा इस तरीके से, या फिर यहाँ से परावर्तित होके फिर आगे वापस क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता हुआ गति करेगा। तो उसकी जो परावर्तित गुणांक और यहाँ से इस पोटेंशियल बैरियर से पार होने वाले या फिर इस आयताकार वेवपाक्षी से पार होने वाले जो पार्टिकल होंगे उसके लिए पार गुणन गुणांक, इन दो चीजों का इस पोटेंशियल फील्ड के लिए आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो भाई आप यहाँ पे देखोगे तो तीन प्रकार के रीजन है, टोटली आपके पास में क्या है, तीन रीजन है। ठीक है। एक तो ये रीजन जहां पे v किसके बराबर है, v नॉट के, एक ये रीजन vx जहां पे क्या है, 0, और तीसरा रीजन कौन सा है, ये vx बराबर 0। तो आप यहाँ पे देखो एक तीन रीजन के अंदर अब देखो जब पार्टिकल यहाँ से हमारी तरफ से इंसिडेंट होगा इसके ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है कण है गतिशील अवस्था में होगा, तो उस कंडीशन में उससे जनरेटेड कोई तरंग होगी जो इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, और उसके बाद अगर उस तरंग के बाद इतनी एनर्जी है या फिर कुछ भी पार्टिकल इस पोटेंशियल बैरियर को पार करके यहाँ से आगे की तरफ सेकंड रीजन से भी पार होकर आगे तीसरे रीजन में जाता है, तो उसका क्या होगा, पारगमन होगा। तो पार्टिकल होने वाले कणों के लिए पारगमन गुणांक ज्ञात करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टिकल यहीं से वापस क्या हो जाए, रिफ्लेक्टेड हो जाए, या यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाए सेकंड रीजन से भी, तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी या फिर उसका परावर्तन गुणांक क्या होगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो टोटली आपके पास इस पोटेंशियल के लिए टोटल कितने रीजन है, तीन रीजन। एक फर्स्ट रीजन ये, सेकंड रीजन ये वाला, और थर्ड रीजन ये वाला, और यहाँ पे x बराबर 0। तीसरी चीज ये कि जब भी आप यहाँ पे आप तीनों रीजन के लिए कोई भी वेव फंक्शन ज्ञात करोगे, तो यहाँ पे आने वाले सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेम वही का वही प्रोसेस है पोटेंशियल स्टेप वाला, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, साइन फर्स्ट, साइन सेकंड, साइन थर्ड के लिए तीनों के लिए x बराबर 0, या फिर ये जो x बराबर a है, इन दोनों ही पोजीशन के ऊपर आपको क्या करनी पड़ेगी, जहां पे भी पोटेंशियल असतत हो रहा है उस जगह पे आपको क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो वेव फंक्शन की परिसीमा के प्रतिबंध है उसके अंदर हमने क्या बताया, भले पोटेंशियल असतत हो या सतत हो, लेकिन वेव फंक्शन जिस जगह पे भी वो असतत हो वहां पे क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, या फिर उसका अगर वेव फंक्शन सतत हो जाता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। उस कंडीशन में हम उस वेव फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, परिसीमा प्रतिबंध की सहायता से कांस्टेंट का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो दिया गया है ये क्या है, इस चित्र के अंदर आयताकार विभव प्राचीर है, जिसमें ई ऊर्जा का कण क्या कर रहा है, ऊर्जा का कण बाईं ओर से क्या होता है, और से आपतित होता है। ठीक है। अब देखो कि कोई भी पार्टिकल है तो उसके पास में जो भी इंसिडेंट होगा उसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है,
मान लीजिए कि एक m द्रव्यमान का कण तथा उसकी कुल ऊर्जा क्या है? कुल ऊर्जा E ऊर्जा E का एक कण एक विभव क्षेत्र में क्या कर रहा है? मैं गति कर रहा है इस विभव क्षेत्र में x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य एक क्या है? एक आयताकार क्या है? विभव, एक आयताकार विभव प्राचीर है जिसमें हम विभव क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? कोई निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपने पोटेंशियल स्टेप में पोटेंशियल फील्ड को डिफाइन किया था, वैसे यहाँ पे पोटेंशियल फील्ड को आप डिफाइन करोगे तो यहाँ पे Vx के टोटली कितने मान होंगे? 3, 0, V0 और 0। अब यहाँ पे पहला 0 कब होगा? जब x का मान क्या है? लेस देन 0। दूसरा v बराबर V0 कब होगा? जब क्या हो? x किससे किसके बीच में है? 0 से लेके a के बीच में होगा, तो उस जगह पे इसका मान क्या होगा? a होगा। तीसरा जब क्या हो? x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर इसके ऊपर पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा? 0। तो टोटली आप देखो तो जहां पर पारगमन और परावर्तन जो देखना होगा, इस फील्ड सेकंड के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। तो अगर आप इस फर्स्ट फील्ड और सेकंड फील्ड की तरह पोटेंशियल देखो तो दोनों के लिए पोटेंशियल का मान क्या है? 0। तो उस कंडीशन में आप यहां से अगर इस फर्स्ट फील्ड और थर्ड फील्ड के लिए अगर आप वेव फंक्शन ज्ञात करना चाहो तो वो भी ज्ञात कर सकते हो। तो क्षेत्र फर्स्ट और सेकंड के लिए अगर आपको जो पार्टिकल है उसका परावर्तन या पारगमन हो रहा है, तो उसके लिए जो वेव फंक्शन है वो ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? श्रोडिंगर समीकरण का यूज करना पड़ेगा। तो देखो क्षेत्र फर्स्ट एंड थर्ड के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी? डेल स्क्वायर साइन फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन h कट का स्क्वायर साइन फर्स्ट। यहाँ पे v किसके बराबर है? 0 के बराबर है, इसलिए e में से कुछ भी घट नहीं रहा है। तो इस इक्वेशन को एक और इस रूप में लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साइन फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साइन फर्स्ट इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही समीकरण क्या है? को बदल सकते हैं, जहां पे k बराबर क्या होगा? आपके 2m e अपॉन h कट का स्क्वायर। मतलब फर्स्ट फील्ड के अंदर जो ये स्टेप है इस तरीके का आयताकार विभव, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल स्प्लिट कर रहा है, जहाँ पे पोटेंशियल फील्ड का मान क्या है? 0 है। तो उस कंडीशन में उसकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो होगी वो क्या होगी? डेल स्क्वायर साइन फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साइन फर्स्ट इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। इसी तरीके से थर्ड फील्ड, इस फील्ड के अंदर कोई भी पार्टिकल अगर गमन कर रहा है तो उसके लिए जो श्रोडिंगर समीकरण होगी वो क्या होगी? डेल स्क्वायर साइन थर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h कट का स्क्वायर साइन थर्ड इक्वल्स टू। यहाँ पे जो पोटेंशियल का मान क्या है? 0। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन ये और ये दोनों इक्वेशन में k का मान क्या होगा? 2me अपॉन h कट स्क्वायर कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये 2me h कट का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा? k के बराबर होगा। तो डेल स्क्वायर साइन थर्ड अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन थर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये दोनों भी किसकी वजह से करते हैं समीकरण नंबर 2। मतलब आपके फर्स्ट फील्ड और सेकंड फील्ड के लिए जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण रखेगी वो क्या होगी ये दोनों समीकरण होगी। यहाँ पे कितने का मान किसके बराबर है अब देखिए ये दोनों समीकरण क्या है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब बीच में ये पॉजिटिव साइन होता है तो हमको जो आंसर मिलेगा वो किसके रूप में मिलेगा इमेजिनरी टर्म्स के रूप में मिलेगा और वो क्या होगा देखिए देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हल क्या होगा sin फर्स्ट इक्वल्स टू a e की पावर आएगा kx b e की पावर माइनस क्या आएगा sin थर्ड में क्या आ जाएगा c e की पावर आएगा kx प्लस b e की पावर माइनस ठीक है ये क्या है थर्ड ये क्या है फोर्थ। अब आप थर्ड में देखोगे तो इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसके अंदर फर्स्ट पद पॉजिटिव एक्स दिशा में आपतित तरंग फलन तो ये इस तरीके से आपतित होगा तो इस कंडीशन में किस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। उसी प्रकार से इक्वेशन नंबर थर्ड का सेकंड पद जो है वो क्या है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मतलब वापस क्या हो इसी दिशा में वापस का यहाँ से टकरा के वापस इस दिशा में आ जाए जिस दिशा से वो इंसिडेंट हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो वो कौन से कण होंगे वो कौन से कण के लिए फलन होगा वो परावर्तित कण के लिए तरंग फलन होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल वेरी उपस्थित है इस वजह से यहाँ पे कण क्या हो रहे हैं परावर्तित हो रहे हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 जो है वो थर्ड रीजन में है जिसका फर्स्ट पद जो है वो पॉजिटिव एक्स दिशा में तो वो किसको यहाँ से भी जो पार्टिकल पारगमित हो गया यहाँ से कण यहाँ पे पारगमित हुआ तो यहाँ से भी ये कण आगे की तरफ है तो ये कौन सा है पारगमित कणों का ये क्या है क्योंकि सेकंड से जो बाहर निकल गए वही कण क्या होंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे जो कि वो कैसे कण होंगे सेकंड से पारगमित कण होंगे तो इसका मतलब ये थर्ड के जो ये वाले कण होंगे जो फर्स्ट टर्म होगी पॉजिटिव एक्सलेशन में वो फर्स्ट और सेकंड से जो फर्स्ट से पार होके सेकंड में गए और सेकंड से पार होके थर्ड में आए वो कण कौन से कण होंगे पारगमित कण होंगे इसलिए जो ये फर्स्ट पद है इसके लिए कौन से तरंग को प्रदर्शित करता है पारगमित हुए सेकंड फील्ड से पारगमित हुए कण के तरंग फलन को प्रदर्शित करता है और जो सेकंड टर्म है वो नेगेटिव एक्स दिशा में किसको प्रदर्शित करता है परावर्तित तरंग फलन को और इसका मान किसके बराबर होगा 0 के मतलब यहाँ पे d का मान क्या हो जाएगा 0। इसका कारण ये क्योंकि आप थर्ड फील्ड में देखो आगे कोई भी पोटेंशियल वेरिएबल नहीं है जब आगे कोई भी विभव रोधिका नहीं है या फिर कोई भी विभव प्राचीर नहीं है थर्ड क्षेत्र के अंदर तो उस कंडीशन में देखो जब कोई विभव प्राचीर नहीं है कोई भी पोटेंशियल वेरिएबल नहीं है तो वहां से किसी भी प्रकार के कोई भी कण का क्या नहीं होगा परावर्तन नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन नंबर 4 में सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 0 क्यों क्योंकि थर्ड क्षेत्र में क्या है कोई भी क्या नहीं है विभव प्राचीर नहीं अतः कण का क्या है परावर्तन क्या नहीं होगा संभव असंभव होगा ठीक है। तो उस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप वापस किस प्रकार से ले सकते हो अतः पुनः इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का हल क्या होगा साइन फर्स्ट किसके बराबर आएगा आपके
ए ई की पावर आएगा ax प्लस बी ई की पावर माइनस क्या आएगा ax साइन थर्ड बराबर सी ई की पावर आएगा ये सभी नंबर क्या हो जाएंगे 4 के बाद 5 तो ये क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो लेकिन आप फिर सेकंड में देखोगे तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 6 सेकंड में स्थिर ऊर्जा बोलो या फिर जो विभव क्षेत्र है उसमें Vx के बराबर V0 और इस क्षेत्र में आपकी होने वाले कण के लिए क्या होगी दो स्थितियां और कितनी पोजीशन स्थितियां होगी दो स्थितियां होगी। एक तो क्या हो ऐसा कण हो जिसकी एनर्जी सेकेंड फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे कम हो। दूसरा कौन सा कण हो सकता है ऐसा कण हो सकता है जिसकी एनर्जी आपके होने वाले कण की ऊर्जा क्या हो ये जो पोटेंशियल वैल्यू है इसकी पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो अधिक हो। मतलब आपके पास टोटली कितने टाइप के कण हो सकते हैं दो प्रकार के कण होंगे या फिर दो टाइप के कण आप इस पोटेंशियल वैल्यू का प्रेजेंट कर सकते हो। एक तो ऐसा कण जिसकी एनर्जी क्या हो ग्रेटर हो और एक ऐसा कण जिसकी एनर्जी क्या हो लेसर हो आपके पास की जो पोटेंशियल वैल्यू है उसकी तुलना में। ठीक है ना। अब इससे आगे का जो ये दोनों टाइप्स है वो जो होंगे वो लगभग 2 क्लास में पूरे हो जाएंगे। एक तो हम कल की क्लास में करेंगे एक हम परसों की क्लास में करेंगे। उसके बाद में आपकी ये 3rd यूनिट क्या है कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में हम क्या करेंगे मंगलवार या फिर बुधवार से क्या करेंगे इससे मंगलवार को अपन इसका क्या कर लेंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कर लेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो कि आपके फर्स्ट पेपर है इसके अंदर सेकंड ईयर में वो स्टार्ट। ठीक है।